नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार आप लोगों के सामने और 12वां लेक्चर लेके हम हाजिर हैं। और केवीएस पीआरटी 2022, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग एक एक लेक्चर इसके देख रहे होंगे। जब आप पेपर देंगे, जब भी परीक्षा होगी, आप देखेंगे इन लेक्चर से सीधे क्वेश्चंस आए हैं और स्ट्रिक्टली जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैं ये क्वेश्चंस करा रहा हूँ। क्वेश्चंस और कंसेप्ट का एक यूनिक लेक्चर्स हैं, आपको जल्दी देखने को मिलेंगे भी नहीं। ठीक है, सिर्फ पीडीएफ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा देने से बहुत सारी चीज़ें पूरी नहीं हो पाती है। चलिए सेशन को देखते हैं। और सबसे बड़ी बात, आपको लिखने की आदत डालनी है। अगर आप लोगों ने इस सीरीज़ को अच्छे से कर रहे हैं, केवीएस के को लेकर थोड़ा भी सीरियस है, एक पतली से नोटबुक बना लीजिए या कुछ पेजेस का बंच बना लीजिए और उसमें मेरे डेली के लेक्चर्स के वो पॉइंट्स लिखिए जो आपको नहीं आते हैं। फिर देखिएगा नोट्स कैसे बनते हैं। ठीक, बातें बहुत सारी होती हैं, अच्छे से यूज़ अगर करना है तो अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आप किसी की पढ़ाई तो आप करोगे और आप पढ़ के किसी पे एहसान भी नहीं कर रहे हो, खुद के लिए पढ़ रहे हो। तो खुद के लिए पढ़ना है तो थोड़ा स्वार्थी बन जाओ। चलिए चीज़ों को और फटाफट चीज़ों को लेके आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, अच्छा हम लोग करने क्या जा रहे हैं आज हम लोग देखिए ईवीएस के पोर्शन से बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल बॉडीज़ को करने जा रहे हैं। एक वीडियो में पूरा टॉपिक फिनिश नहीं होता, ध्यान दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा ये सारे टॉपिक रिपीट होकर आते रहेंगे, उनमें नए नए क्वेश्चन आते रहेंगे। इस तरीके से हम करेंगे। संवैधानिक संस्थाएं, नेशनल बॉडीज मतलब राष्ट्रीय स्तर की कुछ इंपॉर्टेंट संस्थाएं जो देश में बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं और वो पेपर में जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वो कॉन्स्टिट्यूशनल भी है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल भी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बहुत सारी संस्थाएं हैं जिसका संविधान में जिक्र था, उसे कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन बोलते हैं। वो संस्थाएं जिनका संविधान में जिक्र नहीं है, बाद में बनी, जैसे नीति आयोग, प्लानिंग कमीशन, वो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं। ठीक है, तो अब फटाफट चीज़ों को लेकर चलते हैं और कैसे प्रकार से क्वेश्चन हम इस पॉइंट से आते हैं वो देखने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों को क्या बोल रहा है? वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन। अब इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे? पहला क्वेश्चन है फाइनेंस कमीशन क्या है? फाइनेंस कमीशन बेसिकली एक आयोग होता है जो कि 5 वर्ष का इसका कार्यकाल होता है, जिसकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करता है। ठीक है जी, ये अब आपको थोड़ा ध्यान देना है। तो पहली बात, कौन करता है फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट। ठीक है, एक और क्वेश्चन आ गया, भारत में अब तक कितने फाइनेंस कमीशन आ चुके हैं? तो सर भारत में अब तक आ चुके हैं 15 फाइनेंस कमीशन। 15वां फाइनेंस कमीशन चल रहा है जो कि 2017 में इम्प्लीमेंट मतलब स्टार्ट हुआ था। ठीक, अब एक और क्वेश्चन, हमारे ये फाइनेंस कमीशन क्या है? ये फाइनेंस कमीशन मतलब वित्त आयोग क्या होता है? तो बता दें, इस कमीशन का संविधान में जिक्र किया गया और वो आर्टिकल था बच्चा 280। आर्टिकल 280 था जिसमें कहा गया कि ऐसा आयोग बनाया जाएगा लगातार समय समय पे, जिसका कार्य होगा केंद्र और राज्य, सेंटर और स्टेट्स में टैक्सेस का, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ का बंटवारा करना, क्लियर कट, कोई लड़ाई नहीं होनी चाहिए, पूरा बढ़िया कि किसको कितना मिलेगा, किसको कितना, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। उसके लिए ये फाइनेंस कमीशन बनाया जाता है समय समय पे। हमारे पहले फाइनेंस कमीशन जो चेयरमैन थे वो थे केसी नियोगी। अभी वर्तमान वाले कौन है? एनके सिंह जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। एक पेज पे 5-5 क्वेश्चन हो रहे हैं। आर्टिकल 280 बच्चे मैंने समझा दिया। अब वित्त आयोग का कार्य क्या है ये भी मैंने बता दिया। ठीक है, कितने हो चुके? 1951 से चल रहा है बच्चे ये, और 2022 आ चुका है। तो 15वां फाइनेंस कमीशन अभी वर्तमान में कार्य कर रहा है। इसके प्रमुख हैं एनके सिंह। कौन है? एनके सिंह। ये भी क्वेश्चन क्या पता पूछ रहे, और ये इजी क्वेश्चन है, मैं बता दूं। अब एक और क्वेश्चन आ सकता है कि अच्छा इधर ही कर लूँ मैं इसको। एक और क्वेश्चन आ सकता है कि फाइनेंस कमीशन जो आयोग होता है इसमें कितने सदस्य होते हैं? तो बता दे बच्चे, इसमें मेंबर्स होते हैं 1+4, मतलब एक होता है चेयरमैन और 4 होते हैं सदस्य। ठीक है बच्चे, ये क्वेश्चन भी हो गया। अब 4 सदस्यों में 2 फुल टाइम सदस्य होते हैं, 2 सदस्य होते हैं, और एक इनका होता है सेक्रेटरी, आईएएस लेवल का अधिकारी। और इसमें जो चेयरमैन वगैरह बनते हैं ना, ज़्यादातर पूर्व नौकरशाह या आईएएस वगैरह ही ये लोग बनते हैं। इनका मुख्य कार्य भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब देखिए ये सारा डन हो गया। हाँ, अब यहाँ से जितने लगभग क्वेश्चन बन सकते थे ये सिंपल से एनके सिंह वाला क्वेश्चन तो खूब आएगा पेपर में। एक और इसी प्रकार की एक संस्था है, यूपीएससी, जिसको हम बोलते हैं संघ लोक सेवा आयोग। खूब सुना होगा नाम। केवीएस की क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं। अब अगर आपने तक उसको ज्वाइन नहीं किया है तो चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। इन लेक्चर्स को भी पढ़ते रहिए और क्लासेस ज्वाइन करने तो वो भी कर सकते हैं। जम के मेहनत करते रहिए। 7678668827 पे व्हाट्सअप करके जानकारी ले सकते हैं। टेलीग्राम पे बात कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, एम विद राकेश के, बिल्कुल फ्री ग्रुप होता है, मतलब टेलीग्राम जो ग्रुप है जनरल इस चैनल का।
और उस पर सारी जानकारियाँ मिलती रहती हैं, सारी एक्टिविटीज़ होती रहती है। आप उसमें करंट अफेयर्स और जीएस के क्वेश्चन आएंगे लगातार 10-10, 20-20 क्वेश्चन डेली बेसिस पे, ऐसे क्वेश्चन जो आपको टेस्ट करेंगे, सिर्फ खुश नहीं करेंगे। तो यूपीएससी से रिलेटेड क्वेश्चन क्या आ सकता है? यूपीएससी भी एक संवैधानिक संस्था है जिसका जिक्र किस आर्टिकल में किया गया है बच्चे? तो आर्टिकल है बच्चा 315 से 323 तक। तो 315 में जिक्र किया गया कि भारत में एक संस्था होगी जो पूरे भारत के लिए प्रशासनिक सेवाओं के लिए नौकरी रिक्रूटमेंट करेगी। मुख्य कार्य इसका यह होता है, सिंपल भाषा में आर्टिकल 315 में इसका जिक्र है। ठीक, अब एक और बात है, इन 8 आर्टिकल्स में कंप्लीट है कि यूपीएससी क्या है, यूपीएससी कैसे फंक्शन करेगी। बता दें, यूपीएससी की आवश्यकता पड़ी थी कि सेंट्रलाइज लेवल पे, भारत के लेवल पे एक ऐसी संस्था हो जो कि भारत के शासन को चलाने के लिए नौकरशाहों की नियुक्ति करे, उसके लिए नियम बनाए, उसके लिए कानून बनाए, उसके लिए अगर राष्ट्रपति को सलाह भी दे सकती है उसके रूल रेगुलेशन के लिए। ठीक है, तो ये कार्य है यूपीएससी का। अब इस यूपीएससी का ढांचे के ऊपर क्वेश्चन क्या आता है? अच्छा, किस कमीशन की रिकमेंडेशन पे यूपीएससी का गठन हुआ था? तो हमें जाना होगा आज़ादी से पहले 1924 के आसपास। 1924 में बच्चे का कमीशन था ली कमीशन। एक ली कमीशन बैठा था, इसने रिकमेंडेशन दी थी कि भारत में कैसा कमीशन होना चाहिए अंग्रेजों के अधीन में, और 1926 में फिर यूपीएससी संस्था बनी। ठीक है, आज़ादी के बाद ही कंटिन्यू रही और इसका प्रमुख कार्य अभी भी वही है, सिविल सर्वेंट्स को नियुक्ति करना, उनके लिए नियम कानून बनाना, उनके रिक्रूटमेंट्स के रूल बनाना। अगर किसी की नियुक्ति संबंधी विवाद होता है तो राष्ट्रपति को सलाह भी देने का कार्य करते हैं। इनकी रिपोर्ट संसद के पटल पे भी जाती है। ठीक है, ये सब इनके काम है। अब देखिए इसमें सदस्य कितने होते हैं। इसका एक होता है चेयरमैन। कौन होता है? चेयरमैन। वर्तमान में इसके चेयरमैन मिस्टर सोनी। अब बताइएगा पूरा इनका नाम, यूपीएससी के चेयरमैन का क्वेश्चन भी आता है। एक और बात, उसके अलावा कितने सदस्य हो सकते हैं? 10 सदस्य और। तो 1 + 10, तो यूपीएससी में कितने सदस्य होते हैं बच्चा? 10 + 1, 1 होगा चेयरमैन, 10 होंगे मेंबर। यही लोग तो मिलके इंटरव्यू लेते हैं यूपीएससी का। अच्छा, अब इसमें यूपीएससी के चेयरमैन का जिक्र किस आर्टिकल में बेटा? 318 में है। किसमें है? 318 आर्टिकल 318 में। ठीक है, कितने मेंबर्स होंगे? मैंने बताया बच्चे होंगे 10। कितने होंगे? 10। इनकी नियुक्ति कौन करेगा बच्चा? इनकी नियुक्ति करेंगे राष्ट्रपति महोदय। ठीक है, इनकी नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति महोदय। अच्छा, एक बार जब ये इस पद पे नियुक्त हो जाएंगे तो इनको हटाया नहीं जाएगा। ठीक है, इसके बाद जब ये रिटायर होते हैं तो उसके बाद ये कोई भी और कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं ले सकते। मतलब ऐसा नहीं कि इनको बहलाने के लिए बाद में कुछ दे दें तो उनसे कुछ गलत काम करवाना, इस टाइप से भी। तो इसके बाद ये पब्लिक लाइफ में और कोई पोस्ट ग्रहण नहीं करते हैं। ठीक है, बिल्कुल जितने मेंबर्स इनके होते हैं। ठीक है, इनका टेन्योर होता है 6 ईयर्स का, 6 ईयर या 65 ईयर्स, जो पहले हो जाए। ठीक है, ये टेन्योर आपको ध्यान देना है। डन हो गया। अब देखो एक और क्वेश्चन, यूपीएससी के चेयरमैन या इनके सदस्यों की सैलरी कहाँ से आती है? जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं, इनकी सैलरी आती है सीएफआई से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, है ना, भारत की संचित निधि, भारत की संचित निधि। मस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये भी भारत की बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है और इसका जिक्र हम करते हैं 324 में। 323 तक यूपीएससी, उसके बाद है इलेक्शन कमीशन 324 से 328-29 तक, 329 तक इनफैक्ट। ठीक, इलेक्शन, भारत में इलेक्शन कराने का संपूर्ण जिम्मा, पूरे भारत का निर्वाचन का एक आयोग है जिसका जिक्र आर्टिकल 324 में बच्चा किया गया था। इसके अंतर्गत ये देश में 5 बड़े चुनाव कराता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभा। ठीक है, ये सारे चुनाव का जिम्मा इन्हीं का होता है। इसके साथ साथ ये वोटर आईडी कार्ड वगैरह बनाने का सारा काम होता है, नियमावली बनाने का। ये निर्वाचन आयोग जो राष्ट्रपति को सलाह भी देता है किसी भी निर्वाचन संबंधी विवाद के ऊपर, है ना। अब देखिए इसमें एक और क्वेश्चन आता है। पहले क्या होता था कि इसका ना एक ही सदस्य होता था, एक इलेक्शन कमिश्नर होता था। तो 1989 में ना एक एक्ट आया, इलेक्शन कमिश्नर अमेंडमेंट एक्ट। इसके बाद ना इसको मल्टी बॉडी संगठन बना दिया गया, इसमें कई सदस्यों को बना दिया गया। तो वर्तमान में इसका स्ट्रक्चर में क्या है? एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। ठीक, इस प्रकार से चलता है। इनका टेन्योर होता है बट 6 साल का या 65 साल, जो पहले हो जाए। 6 साल का इनका टेन्योर होता है। ये पूरे देश का जो निर्वाचन का कार्य यही लोग करते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में है। ये हो गया सचिवालय जिसको बोलते हैं, दिल्ली में है। एक और बात, इलेक्शन कमिश्नर, वर्तमान में इलेक्शन कमिश्नर कौन है? मुझे कमेंट में बताना है आपको। ठीक है, कमेंट में बताना है।
स्टेट का भी एक इलेक्शन कमीशन होता है जो कि पंचायती राज व्यवस्था के साथ लागू हुआ था। उसका कार्य होता है पंचायत चुनाव कराना और वहाँ की वोटर लिस्ट वगैरह को मेंटेन करना। इनके कार्य क्या होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ को दर्जा देना, राष्ट्रीय पार्टी को कैटेगरी किसकी होगी, में कौन कौन पार्टी होंगी, क्षेत्रीय पार्टी में कौन कौन आएगा। तो सारे देश में जो चीज़ें होती हैं इसको यही संभालते हैं। अभी हाल ही में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है तो इन्हीं के तहत हुआ है ये, है ना। तो इस प्रकार की संस्थाएं आपको करनी है नेशनल बॉडीज़ में। आगे और क्वेश्चंस लेके आएंगे। कैसा लगा सेशन जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो अपने केवीएस के दोस्तों को बुलाओ ना, ये दिखाओ ये इनको, ठीक है। बहुत अंडररेटेड हैं हम लोग, आपका साथ चाहिए बस, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।